वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसी हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे और अच्छे से कर चुके होंगे। इसी के साथ आज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम NCERT सॉल्यूशंस जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो भाई हमारी बुक का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये होता है, जिसके लिए बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि कोई टीचर ऐसे आए जो हमें NCERT सॉल्यूशंस अच्छे से करवा दे। सो मैम आ चुकी हैं आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर, लेकिन क्यों ना पहले हम हमारे चैनल के बारे में ही थोड़ा सा जान लें। सो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरीके का कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और MP बोर्ड। यदि आप इन 5 में से किसी भी स्टेट से हैं, सो आप अपनी स्टडी हमारे चैनल पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर सारी ही क्लासेस बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कराते हैं, जहां हम बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे डाउट्स करते हैं क्लियर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसके पहले का जो पढ़ाया है या इसके बाद का भी जो भी चीज़ें मैं आपके कवर कराऊंगी पढ़ाऊंगी, सबकी जो नोट्स है वो कहाँ से मिलेंगे। बच्चों को यही है ना कि मैम नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। सो बेटा या तो क्लास में बनाने हैं आपको, सबसे ज़रूरी वही करना है वैसे तो। और अगर आप क्लास में नहीं बनाना चाहते हैं, आपको PDF चाहिए, सो उसकी जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इनकी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। सो फटाफट से चलते हैं। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन मैम ने आपको दे दी है। चैप्टर हमारा क्लास 9th का 2nd चैप्टर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब तो बोलने ही नहीं आप लोग कि मैम हमें नहीं पता है। भाई मैम ने अच्छे से बता दिया है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। शुद्ध की पहचान कैसे करेंगे, अशुद्ध की कैसे करेंगे, सब जान गए हैं आप। अब एक काम करते हैं, इतना पढ़ने के बाद लगाते हैं इनके NCERT सॉल्यूशंस, तो हो जाइए तैयार। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना। और सुनो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर भाग ना जाना, ये देखने में बड़ा है आसान। बेटा कई बार ना जैसे रास्ते बहुत, हमें ऐसा लगता है कि अरे बस कैसे भी करके 12वीं निकल जाए, 12th हो जाए, फिर तो हम कॉलेज में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये जो हमें पढ़ाव दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे वो उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि भाई क्लास 9 से मैं जल्दी से 10th में पहुंच जाऊं, भाई जल्दी वो टेंशन खत्म हो, फिर 11th में जाऊं, फिर 12th, स्कूल का टंटा खत्म हो जाए, टेंशन दूर हो, कॉलेज में मस्त एंजॉय करूंगा। बेटा टेंशन्स बढ़ती हैं, प्रेशर आता है लाइफ में करियर को लेकर, कॉलेज में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। सो जब हमारे करियर के लिए रास्ते इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, बहुत खूबसूरत भी होते हैं ये हमें ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम डिफिकल्ट बनाएंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसे हमें इंजॉय करते हुए चलना है, इसे नाचते गाते तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि जब हर्डल्स आएंगे तो ठीक है हम उससे फाइट कर लेंगे। तो उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी हैं, कैसे भी आए हम इससे फाइट करेंगे, चाहे कैसे भी, कितने ही बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, जब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम फाइट करेंगे। जैसे हम अपने करियर को लेकर सीरियस है कि हाँ कोई भी हर्डल्स आएगा हम लाइफ में अच्छा करेंगे, वैसे ही सारे क्वेश्चंस को भी आपको फाइट करना है आसान तरीके से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। भाई कौन कौन सी विधियां हैं जिनको आप अपनाने वाले हो। हाँ, अब ये मत कहना मैम विधियां ही नहीं पता, पढ़ाया है मैंने क्लास में, बोल मत देना विधियां नहीं पता। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से प्रथम करना। सोडियम क्लोराइड बोले तो बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl को जल के विलयन से पृथक करना। जल का विलयन, जल बोले तो H2O, इसके विलयन से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। ओके ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। ओके, थर्ड है दही से मक्खन को निकालने में। ये तो इतना ज्यादा पूछा जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। जल से तेल को निकालने में, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है वन बाय वन, और भी हैं। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना, चाय से चाय की जो पत्ती है उसे अलग करना। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करना। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना, सबसे डिफिकल्ट काम। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना, मोस्ट डिफिकल्ट। पुष्प के पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। सो ये 10 चीजें हैं। सो ये जो इतना ज्यादा पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सब में पृथक्करण विधि नहीं आने वाली है, सबकी अलग अलग विधि आएंगी। चलो वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। बेटा ये वाष्पन या वाष्पीकरण विधि कहलाती है। इसके लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? सो या तो आप वहां लिख सकते हो वाष्पन, या आप क्या लिख सकते हो? वाष्पीकरण विधि। एक ही बात है, एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। सो सोडियम क्लोराइड से जल को के विलयन से पृथक करना, सोडियम क्लोराइड को जल से के विलयन से अलग करना, ये वाष्पन या वाष्पीकरण विधि द्वारा हम कर सकते हैं। याद करिए, ये जो अभी इस चैप्टर में तो मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर में भी वाष्पीकरण के बारे में जाना था हमने। अरे भाई, अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं पढ़ा था क्या? आपने नहीं जाना था कि पदार्थ ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या गैस से वापस ठोस में कन्वर्ट नहीं हो सकते? सब पढ़ाया है मैम ने आपको। फर्स्ट चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है बेटा, ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के ही मिश्रण से अलग पृथक करने में, सो इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे, सब्लिमेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। क्या बोला है? मेटल्स, यानी धातु। धातु बोल रहे हैं, दैट मीन्स किसकी बात चल रही है? मेटल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इनके छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? निस्पंदन, या बेटा हम इसे छानन विधि भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निस्पंदन के नाम से भी आ सकता है आपको एमसीक्यूज में भी, और लिखने जाओगे तो निस्पंदन भी लिख सकते हो या छानन भी लिख सकते हो। एमसीक्यूज में या तो निस्पंदन आएगा या तो छानन, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। समझ पाए? 3 डन, 3 क्वेश्चन डन। फोर्थ, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? सो ध्यान से सुनेंगे, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है। अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही दही से क्या कर सकते हैं भैया? मक्खन को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल देसी तरीका है ये। जल से तेल अलग निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सो पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग करते हैं बेटा। इसके लिए हम जल से तेल को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सो जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण कीप विधि का करते हैं प्रयोग। चाय से चाय की पत्ती को पृथक करना, वेरी सिंपल, छानन विधि का इसका प्रयोग होता है, छानन विधि के द्वारा अलग होगा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। और भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए हम फटकन विधि, फटकारा जाता है ना, वैसे तो हम डांटते भी हैं, डांट फटकारना एक ही है, लेकिन नहीं भाई, ये एक विधि ही है ना। बोलचाल की भाषा में हम हिंदी की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं बोलते समय, लेकिन यस, फटकन एक विधि होती है जिसके माध्यम से हम भूसे से गेहूं के जो दाने होते हैं ना, उसको अलग कर सकते हैं। ओके, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए हम भैया उसे छान सकते हैं, छान कर ही हम उसे अलग कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। सो हमने बार बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि बेटा ये क्वेश्चन है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। इन विधियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? सो इन सारी विधियों का प्रयोग करके, ये स्पेशली इन विधियों के प्रयोग से ये सारे परिवर्तन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बता देना, और भाई लाइक शेयर करना मत बोलना, लाइक शेयर भी करना है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो हमसे बेसिकली चाय बनाने से रिलेटेड कहानी है। सो चाय वाय बनाना तो आप सभी को आता ही होगा, है ना। जिनको नहीं आता है तो भाई जान लेते हैं। सो अब हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, है ना। जहां हमसे बोल रहे हैं कि विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय यानी कि जो फिल्ट्रेट है तथा अवशेष शब्दों का हमें प्रयोग करना है और उसके आधार पर हमें इसे बताना है। तो चलो भाई बता देते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सो बेटा, जिन बच्चों को चाय बनाना नहीं आती है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। और मैं बताऊं, जब मैं छोटी सी ना, आपसे भी कम उम्र की थी, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम घर में कोई चीज़ सीख जाते हैं तो हमेशा हमें ही वो करनी होती है। सो मैंने भी जब चाय बनाना बहुत कम उम्र में सीखी थी ऐसे ही, तो घर वालों को पसंद आ गई। घर ने कहा अब ये जॉब तुम ही करने वाली हो, अब ये चाय डेली तुमको ही बनानी है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यस, चाय बनाना बहुत सिंपल, बहुत आसान है। चलो हम इसमें सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेना है। पानी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विलायक का, है ना। सो पानी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विलायक, जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। विलय और विलायक के मेल से ही क्या बनता है? विलयन यानी सॉल्यूशन। सर्वप्रथम सबसे पहले हमें एक पात्र में 1 कप क्या लेना है? पानी, जो विलायक के रूप में लेना है। चीनी डालिए, जो कि एक विलय पदार्थ है। चीनी यहाँ पर क्या काम कर रहा है? पानी में चीनी जो है वो विलय का काम कर रहा है। आपको चीनी और जल का विलयन प्राप्त होगा, बिल्कुल, क्योंकि चीनी जल में क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। सो पानी और चीनी को जो पानी में डाला है, जल में डाला है, उससे हमें क्या होगा? एक विलयन यानी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए, जो कि जल में अघुलनशील विलय है। ये तो विलय है ही, लेकिन कैसा है? विलय का काम ये भी कर रही है चाय की पत्ती, लेकिन ये घुलेगी नहीं, बल्कि कैसी होगी? अघुलनशील। देखो, सबके चाय बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए 1 बाय 1 बता रही हूँ। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक पात्र में 1 कप पानी लिया है विलायक के रूप में, फिर हमने चीनी डाली, जो कि एक विलय पदार्थ है। फिर आपको चीनी और जल का विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि चीनी जल में क्या है? घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच हम चाय की पत्ती डालेंगे, जो कि जल में अघुलनशील विलय के रूप में है। अब क्या करना है मैम? तो सुनो, इसमें 1 कप दूध डालकर पुनः उबालिए। अब एक छन्नी से इसे छानिए। अब बाद में दूध डालना है और उसे एक उबाल दे देनी है, और अब एक छन्नी से इसे छानना है आपको। चाय घुले, चाय जो है वो घुले, तथा चाय की जो पत्ती है छन्नी के ऊपर, वो अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। सो आई होप कि आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। क्या यहाँ अवशेष है, क्या यहाँ पर घुले है, क्या घुलनशील है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो भैया, कुछ लोग जो स्टार्टिंग में ये सोच रहे होंगे कि अरे इस पानी के साथ हमने दूध पहले क्यों नहीं डाला। सो भाई, सबके चाय बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। हमें यहाँ पर केवल कुछ चीज़ों को डिस्कस करना था, जो मैंने कर लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्रज्ञा ने, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों में 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा, जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में इसे दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ विलय पदार्थ है यहाँ पर, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। इसी के साथ हम यहाँ पर तापमान केल्विन में देख रहे हैं। विलय पदार्थ को लेकर यहाँ पर हम तापमान देख रहे हैं 283, 293, 313, 333 और 353। इसी के बेस पर सुनो, अब हमने यहाँ पर घुलनशीलता देखी। सबकी घुलनशीलता यहाँ पर हर एक तापमान पर कैसी है? अलग अलग है। हमने क्या देखा कि हर एक तापमान पर इन सब की घुलनशीलता कैसी है? अलग अलग है। इसी से रिलेटेड अब हमारे सामने है कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है कि 50 ग्राम जल में बेटा 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु तो कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए हम फटाफट करके आंसर देते हैं। तो 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी है? 62 ग्राम है।
तो हमने क्या जाना भाई, पहली बात तो 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा हमें यहाँ पर दी गई है। तो हमने ये जाना, हमने क्या जाना कि 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी है भैया, 62 ग्राम है। आपके सामने चार्ट यहाँ पर दिया गया है जिसके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। सो हमने जाना कि वो कितनी है, 62 ग्राम है पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ 1 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी होगी। सो जब 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी है, सो वो है 62 ग्राम। सो 1 ग्राम में कितनी होगी, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए अगर हम इसके बारे में बात करें, सो ये 10 से 10 जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 2 3 6 एंड 2 1 2। सो यस, ये हमारे पास 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सो 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा 62 ग्राम थी। सो 1 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, सो हमारे पास जो 100 ग्राम जल के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा थी उसे लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50, एंड यहाँ से 31 ग्राम ये निकल कर आ जाएगी पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा। ठंडा होना, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है। सो आते हैं हम, प्रज्ञा जो है वो 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन बनाना जो है वो तैयार करती है ना, किस पर, 353 केल्विन पर, यानी कि भैया 353 केल्विन की बात चल रही है, और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह अवलोकित करेगी, यानी उसको अवलोकन करेगी, और फिर स्पष्ट करना है हमें इसे। तो ठीक है, ठंडा होने पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे ये ठंडा होना शुरू होगा ना बेटा, तो इसकी घुलनशीलता भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे पोटेशियम क्लोराइड जो है वो ठोस कणों के रूप में आ जाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अतः ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल जो है, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल यहाँ पर फिर विजिबल होने लगेंगे, यानी कि दिखाई देने लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें और इस तापक्रम पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, ये भी हमें बताना है। तो सुनो, हमसे बोल रहे हैं क्या 393 केल्विन पर, सो 393 केल्विन पर हमें सभी को लेकर यहाँ पर चलना है। सो ठीक है, अगर हम सभी को लेकर यहाँ पर चलते हैं, सो पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, मन से नहीं लिखा है, ये यहाँ पर था ही। सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 36 ग्राम होगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड 35 होगा, एंड अमोनियम क्लोराइड 37 होगा, जो कि हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग ही है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो सुनो सुनो सुनो, अगर हम इसके बेस पर इसे देखें तो क्या होगा, 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक जो है घुलनशील होगा, सबसे अधिक घुलनशील कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, और ये कितना होगा 37 ग्राम पर। सो 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक क्या होगा, घुलनशील होगा, और वो कितने ग्राम पे है, 37 ग्राम पे है, जो सबसे ज्यादा ही है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो सुने भाई, तापमान में वृद्धि होने पर लवण की घुलनशीलता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। बिल्कुल है कि यार टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे तो उसकी घुलनशीलता पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या। ओके, नाउ आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए भाई, तो जल्दी से देखते हैं कि निम्न की उदाहरण सहित हमें व्याख्या करने को बोल रहे हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है। चलिए फटाफट से चलते हैं और हम इसके बारे में जानते हैं। सो संतृप्त विलयन क्या है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्या होती है भाई, क्षमता होती है। अर्थात निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। भाई जितनी हमारे विलय की
की क्षमता होगी तभी तो वो उसमें घुल पाएगा ना, घुल ही नहीं पाएगा तो हम उसे क्या समझेंगे, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है, जहां पर विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा ना घुल पाए, ठीक है ना, जितनी क्षमता उतनी ही घुल पाए। सेकंड है हमारे पास शुद्ध पदार्थ। सो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, बेटा वो क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हर वो चीज जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी हो प्योर सब्सटेंस कहलाती है। सभी तत्व और यौगिक जो हैं वो कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, जल हो गया, या दूसरी चीजें कुछ भी आ जाए वो सब प्योर सब्सटेंस में आती है। सारे एलिमेंट, सोना चांदी तांबा लोहा, ये सब किस में आते हैं, एलिमेंट्स में ही आते हैं, प्योर सब्सटेंस में ही जाते हैं। मैम ये कोलाइड क्या होता है, सो कोलाइड विलयन वे कहे जाते हैं जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तथा इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मक्खन का लिया गया है, ये बहुत छोटे होते हैं। इसी के साथ निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घूमते नहीं है, बिल्कुल सही कहा है, और इन कणों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। हाँ जी, इनको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो यह क्या करते हैं, तल पर बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी में चूना पत्थर। ओके, सो निलंबन पढ़ लिया, कोलाइड पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए, संतृप्त विलयन पढ़ लिए। आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, सो 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में हमें वर्गीकृत करना है। यानी कि हमारे सामने है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। कुछ नहीं करना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन समांगी मिश्रण में जाएगा और कौन विषमांगी मिश्रण में जाएगा। तो हमने देखा समांगी मिश्रण में संगठन कैसा होगा, समान, और विषमांगी में कैसा होगा, असमान संगठन होगा। फॉर एग्जाम्पल समांगी मिश्रण में सोडा जल आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा, वायु आ जाएगी, सिरका आ जाएगा, छनी हुई चाय, ये क्या होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। ये सब किस में जाएंगे, समांगी मिश्रण में जाएंगे। वहीं अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें, सो लकड़ी और मिट्टी ये विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। सो ये सब क्या है, समांगी मिश्रण, एंड ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण, जिनमें संगठन जो है वो समान नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, अलग अलग होता है। पानी में अगर हम मिट्टी डालेंगे सो यस ये मिल जाएगी, क्या उसमें समान रूप से मिलेगी, नहीं मिलेगी। ओके, चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव जो है वो शुद्ध जल है। रंगहीन द्रव क्या है भाई, वो शुद्ध जल है। इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे, तो शुद्ध जल का जो हिमांक है और क्वथनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल गंधहीन और स्वादहीन होता है। कभी आपने पानी पिया है तो आपको ऐसा एहसास हुआ है कि वो खट्टे का स्वाद दे रहा है या फिर नमकीन का स्वाद दे रहा है, मीठे का स्वाद दे रहा है, तीखे का स्वाद दे रहा है, नहीं, ये कैसा होता है, सो ये गंधहीन भी होता है, साथ ही साथ ये स्वादहीन भी होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव कैसा है, शुद्ध जल है। सो पानी के प्योर होने के पीछे क्या रीजन होता है, रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, इसके बारे में हमने जाना। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जो है भैया वो शुद्ध पदार्थ में जाती हैं। बर्फ, लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, ईंट, वायु, दूध, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पारा या फिर लकड़ी, इनमें से क्या है जो शुद्ध पदार्थ के रूप में जाती है। इसका उत्तर आपको देना है। तो सुनो, अगर बात करें सभी में से, मैं अलग अलग नहीं छाट रही हूँ, पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में बता रही हूँ कि बर्फ की अगर हम बात करें सो ये कैसा होता है भाई, सो ये प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। वहीं अगर हम आयरन यानी लोहे की भी बात करें सो ये भी क्या होता है, शुद्ध होता है। दूध की अगर हम बात करें सो ये कैसा है, इम्प्योर है। ये कैसा होता है, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध होता है। आयरन कैसा होता है, सो भाई ये होता है प्योर।
आयरन यानी कि लोहा कैसा होता है, प्योर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, HCl की अगर हम बात करेंगे, सो ये भी कैसा होता है, प्योर ही होता है। इसी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की भी बात करेंगे, प्योर है। मरकरी यानी कि पारा भी कैसा होता है, प्योर ही होता है, क्योंकि ये एक क्या है, मेटल है। याद करिए हमने पढ़ा था लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र क्या है, अधातु है। ईंट हो गया, ये प्योर नहीं होता, लकड़ी भी प्योर नहीं है एंड वायु भी प्योर नहीं होती है, लेकिन बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा ये सब क्या होते हैं, प्योर होते हैं। दैट्स इट। अरे भाई क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी से कि नहीं बन रहे हैं? ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करना है। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा, जल। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से मिश्रणों में से विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ओके, सो ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, समुद्री जल, हाँ ये बोल सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है। वायु की भी अगर हम बात करें सो ये भी क्या है, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये भी एक विलयन है यानी सॉल्यूशन है। सोडा जन की अगर हम बात करेंगे सो ये भी क्या है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। और ये सब समांगी मिश्रण है, अर्थात ये सब क्या हो जाएंगे, विलयन होंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये सारे के सारे क्या होंगे, विलयन होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि बेटा टिंडल इफेक्ट को बताता है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, इनमें से क्या है जो टिंडल इफेक्ट को बताता है? सो दूध हो गया, स्टार्च विलयन हो गया। ये यही दो चीजें हैं जो किसे बताती हैं, टिंडल इफेक्ट को बताती हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं। अगर प्रकाश इनसे होकर गुजरेगा तो वो हमें जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनके पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो ये पार्टिकल्स उस लाइट को जितने डिफरेंट वेज होते हैं उसमें बांटने का काम या फैलाने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में हमें वर्गीकृत करना है, यानी हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। सो सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, इनमें से सब में से आपको बताना है क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड है और क्या मिक्सचर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, CO2, ब्लड, सब कुछ है। तो सुनो सुनो सुनो, अब तत्व के बारे में बात करें तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। परमाणु बोले तो बेटा एटम से बने होते हैं। किन से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनमें तत्वों का अनुपात कैसा होता है, स्थिर, जबकि मिश्रण में तत्वों का अनुपात कैसा होता है, अस्थिर। यौगिक में हमेशा ध्यान रखना कि यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका अनुपात हमेशा स्थिर होता है, और ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर ही कंपाउंड्स यानी यौगिक बनते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशो में बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, एक फिक्स रेशो में बनते हैं, लेकिन मिक्सचर में तत्वों का अनुपात फिक्स्ड नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्व, सोडियम की अगर हम बात करें तो यस ये एक एलिमेंट है। चांदी की अगर हम बात करें ये भी एक एलिमेंट है। सिल्वर, टिन भी है, और सिलिकॉन, ये सब क्या है भाई, एलिमेंट। चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड, सब एक तत्व है। कंपाउंड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साबुन है, ये सब क्या कहलाते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड। एंड लास्ट है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिट्टी है, चीनी का घोल है, कोयला है, वायु है, ब्लड, ये सारे के सारे सब के सब क्या कहलाते हैं, मिश्रण, यानी कि ये मिक्सचर कहलाते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन केमिकल हैं यानी रासायनिक, पौधों की वृद्धि होना, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये तो काफी पूछा जाता है, तो सुनो सुनो सुनो। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इनके रासायनिक संगठन में भी क्या होता है, चेंज यानी परिवर्तन। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये है
कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स जहां आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़ सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेटा YT पर तो आप हमारी क्लासेस ले ही सकते हैं, इसी के साथ साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। और भाई आप अपनी फ़ोटो यहाँ लगवाना चाहते हैं तो खूब सारी मेहनत करो, खूब सारी पढ़ाई करो ताकि आपकी फ़ोटो भी यहाँ लग सके। ई नोट्स और ई बुक की लिंक कहाँ मिलेगी भाई? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश हिंदी मीडियम के ये हैं कुछ टॉप कोर्सेज जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।